इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में मैं इस बात पर कुछ रोशनी डालना पसंद करूँगा कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते। अब देखिए इंग्लिश हम क्यों नहीं सीख पाते, इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक आध पहलू पे ही मुनासिब है कि ज़रूरी समझते हैं हम उसको रोशनी डाल दिया। तो पहले हम निज़ामी पहलू पे बात करेंगे। निज़ामी पहलू से मुराद ये है कि इंग्लिश सीखने में हमारा निज़ाम भी बहुत बड़ी रुकावट है। तो क्या कुछ निज़ाम के हवाले से रुकावटें हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहली बात है कि जो हमारा निज़ाम है, तालीमी निज़ाम की बात कर लेते हैं। तो मंजिल का अदम तयन, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का मसला, मंजिल का तयन ही नहीं हुआ। आज 63 साल गुजर गए, हमने इस बात का तयन किया ही नहीं है कि आखिर ये जो हम तालीम दे रहे हैं तो इस तालीम की मंजिल क्या है, किस मंजिल तक पहुंचाना है कौम को, किस मकसद के लिए तालीम दे रहे हैं और ये तालीम किस सिमत में होगी और क्या बनाएगी लोगों को। तो इसका कोई तयन नहीं हुआ। अब वो ये बहुत तवील बहस हो जाएगी। दलाइल बहुत से बेशुमार दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि मंजिल का तयन है ही नहीं, बस सिर्फ तालीम दे रहे हैं, तयन कोई नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मंजिल के तयन की ज़रूरत क्यों पेश आती है पूरी दुनिया में। ये कोई मेरा बनाया हुआ उसूल नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, किसी भी काम को करने से पहले उसकी मंजिल का तयन करना बहुत ज़रूरी है, और वरना काम स्टार्ट ना किया जाए। दुनिया के जितने भी इदारे वजूद में आते हैं, जितने भी कारोबारी इदारे या दीगर इदारे वजूद में आते हैं, पहले मंजिल का तयन करते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैं एक बस स्टॉप पर खड़ा हुआ हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो ऐसी सूरत में मैं कौन सी बस में बैठूँगा? लाजमी सी बात है, कभी मैं इस बस में बैठना चाहूँगा, कभी मैं उस बस में बैठना चाहूँगा। तो मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे पता हो कि मुझे लाहौर जाना है तो लाजमी सी बात है फिर मेरी तवज्जो सिर्फ लाहौर वाली गाड़ी पर होगी, और अगर मुझे पेशावर जाना है तो मेरी तवज्जो सिर्फ पेशावर वाली गाड़ी पर होगी। तो मंजिल का तयन पहले करना है, बस स्टॉप पे तो बाद में पहुंचना है, वरना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मिसाल के तौर पे हम कुछ लोगों ने एक इदारा इवेंट के नाम से क़ायम करने का अज़्म किया कुछ बरसों पहले। तो सबसे पहले हमने उसकी मंजिल का तयन किया कि इस इदारे को कहाँ पहुँचाना है, या इस इदारे की मंजिल क्या है, क्या लोगों को इससे हासिल होना है। क्योंकि हमारे पास मंजिल मौजूद थी तो लाजमी सी बात है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मंजिल ही ना हो, काम शुरू कर दें, फिर तो कोई काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ इस बात को यहीं तक महदूद किया जाए। अगली बात पे चलते हैं, मंसूबे की अदम मौजूदगी। अब देखिए, जब मंजिल ही का तयन नहीं हुआ तो फिर मंसूबा कैसे बनेगा? अब मंसूबे दो किस्म के होते हैं। एक होता है प्री प्लानिंग, यानी पेशगी प्लानिंग करना, पेशगी मंसूबाबंदी, इसको हम पेशगी मंसूबाबंदी कह सकते हैं। और एक होती है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमारे मुल्क में तो जो हमारी नाक़िस अक़ल कहती है वो ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड ये होता है कि भाई ये वाला तरीक़ा इस्तेमाल करो, अगर ये तरीक़ा ना चला फिर कोई दूसरा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब, वो तरीक़ा हो जाता है फ्लॉप। फिर दूसरा कहते हैं भाई अब ये तरीक़ा इस्तेमाल करके देखो, अगर ये नहीं चला तो फिर तीसरा कर लेंगे इस्तेमाल, ठीक है जनाब, वो दूसरा नाकाम होता है तो फिर तीसरा आ जाता है, तीसरे तरीक़े के बाद चौथा। तो 63 साल तजुर्बों में गुजर गए। अब ये बदकिस्मती है, किसी का कसूर है या किसी का कसूर नहीं है, वो तो हमारी इन वीडियोज़ के दायरे कार से बाहर की बात है जो हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ कुछ ख़ास नुक्ते नज़र से ये सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। तो दुनिया भर में जो प्लानिंग चलती है वो होती है प्री प्लानिंग, यानी काम शुरू करने से पहले मंजिल का तयन करके फिर उसकी प्लानिंग कर ली जाती है, ठीक है। वो हमारे निज़ाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मंसूबा जो है वो ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है, पहले से एक कम्प्रिहेंसिव मंसूबे मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से भी हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। फिर निज़ाम की अदम सलाहियत, जो निज़ाम इस वक्त है, अब उसके अंदर वो निज़ाम गो के मरबूत नहीं है, वो मुंज़बित नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज निज़ाम नहीं है। मज़ीद सोने पे सुहागा ये है कि उसके अंदर सलाहियत भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तालीमी हवाले से, और तालीम में भी ख़ास तौर पे इंग्लिश के हवाले से। ये जो मैंने पहली बात की मंजिल का तयन, मुराद ये है कि हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, मंजिल का तयन किया ही नहीं ना। अब बच्चों का क्या कसूर है? हमने एजुकेशन सिस्टम जब बनाया तो उस सिस्टम के अंदर ये बात मौजूद ही नहीं है कि इंग्लिश बच्चे को आनी चाहिए। जब हमारा इरादा ही नहीं है तो बच्चे को इंग्लिश कैसे आएगी? तो मंसूबा इंग्लिश आनी चाहिए
किस तरह आएगी उसका कोई मंसूबा ही मौजूद नहीं है, और अब निज़ाम में इंग्लिश सिखाने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये सारी बातें मैं सिर्फ और सिर्फ कर रहा हूँ इंग्लिश के हवाले से, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। इंस्ट्रक्टर्स की अदम मौजूदगी, इंस्ट्रक्टर्स मतलब टीचर्स वगैरह, कि या तो इंस्ट्रक्टर्स मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अगर इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं तो फिर उनमें सिखाने की सलाहियत नहीं है, और अगर इंस्ट्रक्टर्स कहीं पर मौजूद हैं और उसमें सलाहियत भी है तो फिर इंग्लिश को सिखाना उनकी तरजीहात में नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें कहीं पर इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं, सलाहियत भी मौजूद है और तरजीहात भी हैं, तो फिर वो तवज्जो उतनी नहीं देते। अब ये सब क्यों होता है? फिर मैंने कहा कि ये भी एक अलग बहस छिड़ जाएगी, तो ये भी कुछ वजह है कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। उसके बाद औज़ारों की अदम मौजूदगी। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं एक मैकेनिक हूँ, अब मेरे पास ना तो स्क्रू ड्राइवर है, ना मेरे पास प्लायर है, ना मेरे पास पाने हैं, मेरे पास औजार ही नहीं है, तो मैं किसी गाड़ी का इंजन कैसे खोल सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरीक़े से इंग्लिश को इसलिए भी हम नहीं सीख पाते कि हमारे जो सिखाने वाले हैं उनको उनके पास ना तो वो औजार हैं, ना बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। माफ़ कीजिएगा। तो इंग्लिश को सिखाने में कौन कौन सी चीज़ें मुआविन और मददगार साबित हो सकती हैं? विजुअल एड्स, सीडीज़, वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, फिर ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल हो जाता है मेरा ख्याल है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। फिर एक बड़ी अहम वजह है हमारा असासी ढांचा, सियासी ढांचा और अंदरूनी दाखिली ढांचा, ये बड़ी अहम वजह है। और इस बात को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही नाक़िस है, इस वजह से भी हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। और अगर मैं इसकी डिटेल में जाना जाऊँगा तो वो फिर हो सकता है कि बहुत ही दूसरे लेवल की गुफ्तगू निकल आए। मुख्तसरन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारा असासी ढांचे में, सियासी ढांचे में और दाखिली ढांचे में इंग्लिश सिखाने से मुताल्लिक़ कोई ऐसी तवज्जो शामिल नहीं है। मतलब इसमें ये पॉलिसी हमें कहीं नज़र नहीं आती कि हमारे कौम के बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, तो बल्कि यही नज़र आता है कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, तो इंग्लिश आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे मैं इस मौजू पे ज़्यादा बात करना क्यों नहीं पसंद कर रहा। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम में, वो है नोट छपाई और वक्त गुजारी। नोट छपाई कॉन्सेप्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं काम करूँगा, हर इंसान काम करता है क्योंकि उसकी माशी ज़रूरियात होती हैं, और ये कोई गलत बात तो नहीं है। काम इसीलिए किया जाता है कि कुछ नोट मिल जाए, कुछ रोज़गार मिल जाए, कुछ माशी ज़रूरियात पूरी हो जाए। ये तो बिल्कुल ऐन हलाल है, ऐन शरई चीज़ है कि इंसान मेहनत करता है, उसके बदले में उसको थोड़ा सा रकम मिलती है, ज़्यादा मिलती है, थोड़ी मिलती है, जो भी मिलती है रकम मिलती है। ये तो बहुत बिल्कुल एक जायज़ और लॉजिकल बात है। प्रॉब्लम यहाँ पैदा होता है कि हम लोग, हमारा जो मेन ओरिएंटेशन है, हम लोग इस बात पे फोकस नहीं देते कि परफॉर्मेंस हमारी हाई होनी चाहिए। अब देखिए, परफॉर्मेंस हाई होने से क्या होता है? दूसरी कौमें जो हैं वो कहती हैं कि नोट को बाद में रखो, पहले परफॉर्मेंस को सामने रखो। हमने परफॉर्मेंस हाई देनी है। अगर हम हाई परफॉर्मेंस देंगे तो ना सिर्फ नोट आएंगे बल्कि ज़्यादा आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इवेंट्स की मिसाल देता हूँ। इवेंट अच्छा परफॉर्म करती है, इवेंट अगर सिर्फ ध्यान देती है परफॉर्मेंस पर, परफॉर्मेंस अगर बेहतरीन होगी तो नोट खुद ब खुद ज़्यादा आएंगे। लेकिन हमारे माशरे में ये होता है कि हम कहते हैं परफॉर्मेंस भाड़ में जाए, नोट आने चाहिए, तो हमारी तवज्जो नोट पे होती है और हम कहते हैं काम बस जैसे जैसे मुकम्मल कर दो। अब इससे क्या होता है, नोट भी कम आते हैं और काम की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ तालीमी तौर पर भी रुझान देखा गया है कि इदारे ज़्यादा तवज्जो देते हैं पैसा बनाने में, और वक्त गुजारी से मुराद ये है कि वो काम को सिर्फ इस तरह करते हैं कि काम बस मुकम्मल हो जाए, चाहे वो काम सही मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है उस पर तवज्जो नहीं होती। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा नाकाफ़ी माहौल व क़ुर्बत, जो इंग्लिश सीखने के लिए एक माहौल मुहैया किया जाना चाहिए, वो माहौल भी हमारा नाकाफ़ी है। माहौल से मुराद ये है कि लोग एक दूसरे से इंग्लिश से बात करें। जैसे अगर किसी इदारे में तो स्टूडेंट्स आपस में इंग्लिश में बात करें, और एक सिस्टम इस तरह का बना हुआ हो कि इंग्लिश से ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहें ताकि इंग्लिश आसानी से सीखें। तो ऐसा भी कुछ एनवायरनमेंट नहीं है। फिर गैर मुअय्यन सिमत का तयन नहीं है। हर शख्स इंग्लिश तो सिखा रहा है यहाँ पे, मगर उसको इस बात का शायद इदराक और फहम नहीं है कि कौन सी सिमत ऐसी है जो इंग्लिश सिखाने में कामयाब करा देगी।
بس وہ لوگ سکھا رہے ہیں انگلش. میں ان کی خدمات کو برا نہیں کہتا, خراج تحسین ادا کرتا ہوں کہ بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں ہم سب لوگ, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کوششیں امپروو بھی ہوں گی. مگر بہرحال یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ صنف کا تعین پہلے کر لینا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.